नमस्कार। जैसे समूचा ब्रह्मांड एक नियम पर चलता है, उसी तरह कोई राष्ट्र भी एक नियम पर चलता है। और उस राष्ट्र में जब लोगों का एक एक समूह बनता है, उससे से समाज का गठन होता है। कुछ सामाजिक नियम होते हैं, कुछ आर्थिक नियम होते हैं, कुछ धार्मिक नियम होते हैं। यानी सभी चीजों का एक आधार है नियम। अब मानवीय जीवन में मोरालिटी की भी अपनी एक महत्ता है। यदि जीवन में मोरालिटी रहे तो हर इंसान अपने कार्य को करने से पहले ये विचार लेगा कि कौन सा काम गलत है या कौन सा काम सही है। यदि इन दोनों कामों में द्वंद्व होता है और यदि गलत कार्य जीत जाए या गलत कार्य होने लगे, तब इन गलत और सही कार्यों को न्याय की कसौटी पर तौला जाता है। यानी तब एक न्याय का एक जो शब्द होता है वो तराजू पर तौलता है कि आखिर पलड़ा किसके पक्ष में झुक रहा है। उसी तरह पूरे ब्रह्मांड की जो एक चाप होती है वो मोरालिटी पे भी चलती है। द मोरालिटी आर्क ऑफ यूनिवर्स जो होता है, जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि वो हमेशा जस्टिस की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए। अब न्याय जो शब्द होता है, इसकी जो परिभाषा होती है वो बहुत ही व्यापक है। अब इसको कई अर्थों में हम दे सकते हैं, चाहे वो आर्थिक न्याय की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो या व्यक्तिगत न्याय, किसी प्रकार का न्याय हो। अब यदि ग्रीक में यदि जो न्याय की देवी हैं, उनकी यदि हम मूर्ति को देखते हैं तो वो 3 स्तंभों पे खड़ी है। एक उनके हाथ में है तलवार, दूसरा है तराजू और आंखों पे पट्टी। अब तलवार ये दर्शाता है बाहुबल को, यानी न्याय को कभी लोग बाहुबल से भी पा सकते हैं। दूसरा है तराजू, उस तराजू में वो ये तौल लेती हैं कि क्या न्याय जो है जो सही कर रहा है, यानी जो मोरालिटी के साथ है उसके पक्ष में, या जो इमोरल एक्ट कर रहा है। उन दोनों के तथ्यों को विचार कर और तौला जाता है कि किसके पक्ष में न्याय झुक रहा है। और आंखों पे पट्टी निष्पक्षता, मतलब वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज विशेष या किसी के पक्ष में नहीं, वो निष्पक्ष होकर अपना निर्णय देंगी। उसी तरह भारतीय दर्शन में भी न्याय शास्त्र में न्याय की जो अंतिम प्रामाणिक तथ्य तक, यथार्थ तक पहुंचने के लिए 4 साधन बताए गए हैं। पहला साधन है प्रत्यक्ष, मतलब जो हम अपने पर्सपेक्टिव में देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा होता है हम एक अनुमान लगा लेते हैं, अनुमान। फिर तीसरा होता है कि हम और किसी तीसरे चीजों को देखकर जैसे उप अनुमान लगाते हैं। और चौथा होता है शब्द। यानी इन चारों को यदि हम किसी न किसी रूप में देखें और अपने तथ्य को रखें, तो वो न्याय की जो सच्चाई है वहां तक पहुंचने में हमें मदद करता है। अब भारत में जो न्याय की प्रणाली है उसके लिए हमने अदालतों की व्यवस्था की है। उन अदालतों में हमें नीचे स्तर से सत्र न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय और उस सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। अब इन न्यायालयों में जो बैठे न्यायमूर्ति हैं, उनके लिए पहला काम होता है कि वो निष्पक्ष रहें, और निष्पक्ष होने के साथ साथ वो स्वतंत्र रहें। क्योंकि यदि वो स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो वो निष्पक्ष नहीं हो सकते, और यदि वो निष्पक्ष नहीं है तो यानी वो कहीं नहीं किसी न किसी के दबाव में है। और ऐसा नहीं है कि न्यायालय केवल बाहरी रूप से ही केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। न्यायालय के अंदर भी अंतर्विरोध होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ये प्रणाली रखी गई है कि किसी व्यक्ति को
यदि सत्र न्यायालय से न्याय नहीं मिलता है या उसके द्वारा दिए गए न्याय से वो संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी अपील उच्च न्यायालय में कर सकता है। यदि वहां से वो संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में कर। और सर्वोच्च न्यायालय की जो एक व्यापक मान्यता है वो ये है कि वो निष्पक्ष हमेशा रहता है और अप्रभावित रहता है, और ये मान्यता अब तक बरकरार है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भारत जनमानस की जो अंतिम आशा और विश्वास होता है वो न्याय में ही होता है। लेकिन न्याय की प्रक्रिया कभी कभार बहुत सी जटिल हो जाती है। जैसे किसी आम इंसान के लिए अपील करना, सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक अपील करना उतना ही दुष्कर होता है जितना कोई गांव में बैठा एक इंसान यदि अपने इलाज के लिए वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से यदि ट्रेवल करके दिल्ली के किसी महंगे अस्पताल, एम्स या फोर्टिस या कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाए, वो उतना ही उसके लिए इसलिए हमें न्याय की जो व्यवस्था है उसको बड़ी ही सरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो सरल होगी तो वो सहज होगी, क्योंकि सरल हमेशा ही सहज होता है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जो न्याय के प्रति जो एक भय है या उनका एक जो विश्वास धीरे धीरे खंडित होता जा रहा है, उसको हमें फिर से पुनः स्थापित करना पड़ेगा। न्याय केवल जो जिनके पास आर्थिक संपन्नता या राजनीतिक संपन्नता है उन्हीं तक न सीमित रहे, वो गरीब तबके और हाशिए पे पड़े लोगों के पास भी पहुंचे, क्योंकि जो यूनिवर्स की जो मोरालिटी का जो आर्क होता है ना वो काफी लंबा होता है, और उसका जो झुकाव होना चाहिए वो हमेशा न्याय की तरफ। न्याय मतलब होता क्या है? मतलब वो विशुद्ध चैतन्य यानी विशुद्ध शुद्ध रूप। यदि हम किसी चीज को शुद्धता के साथ उसकी परख करते हैं, वो किसी के व्यक्तित्व के बारे में हो या किसी विचारधारा के बारे में हो या किसी समाज की व्यवस्था के बारे में, यदि उसकी हम परख शुद्धतम रूप में करते हैं तभी हम न्याय को सही तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। वरना न्याय में मिलावट हो जाएगी, और मिलावट की हुई वस्तु में मोरालिटी नहीं बचती। जहां हम एडल्टरेशन करेंगे वो मोरालिटी, जो मोरल वैल्यूज हैं वो इमोरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसी तरह भारत में कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखा गया है कि कभी कभार किसी व्यक्ति विशेष का दबदबा ज्यादा हो जाता है, और ये प्रकरण ज्यादातर राजनीतिक उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि यदि कोई नेता की जो लोकप्रियता है वो काफी बढ़ जाती है तो लोग उसके द्वारा किए गए कार्यों को अनदेखा कर देते हैं। वो कार्य सही भी होते हैं तो उसको एक मास एक्सेप्टेंस मिलता है, यदि वो कार्य गलत होते हैं तो क्या इस पे तर्क, विचार और विमर्श नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, क्योंकि न्याय की असली जो गहरी परत है हम तभी पहुंच सकते हैं जब उस पे तर्क हो। तर्क एक रैशनैलिटी पे बेस्ड हो। यदि रैशनैलिटी पे बेस्ड तर्क यदि हम करते हैं तो हम न्याय की जो अंतिम सोपान पे बैठा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो न्याय को सही तरीके से परिभाषित कर सकता है, और सभी नागरिकों के लिए जो न्याय की व्यवस्था है उसमें एक विश्वास जगा सकता है, एक आशा की लौ जगा सकता है कि हाँ हम बैठे हैं आपको सुनने के लिए। और ये प्रक्रिया इतनी सरल और सहज होगी जिससे आप डरे हुए हैं कि एक बड़ी ही दुष्कर प्रक्रिया है, कौन कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाए। इस जो मनोभावना से लोगों को एक दूरी लोगों ने बना ली है उसको हमें दूर करना होगा। हमें लोगों से संवाद करना होगा, उन्हें न्याय का सही मतलब और न्याय के प्रति उनके विश्वास को फिर से हमें जगाना होगा। एक पुनर्जागरण का दौर लाना होगा जहां पे न्याय की जो व्यवस्था है वो यूनिवर्सल लॉ की जो मोरालिटी का आर्क है उसको सही मायने में परिभाषित करे।
अब तो तकनीकी का युग है और कुछ कोर्टों ने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती हैं उनको लाइव प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट, जिससे लोगों को ये पता चले कि आखिर कोर्ट के भीतर होता क्या है। कई लोगों को यहाँ तक ये तक नहीं मालूम होता कि कोर्ट के अंदर क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से हम अपने पिटिशन को फाइल करें या किस तरह से अपने एफआईआर को हम क्वैश करा सकते हैं या किस तरह से हम अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स को एडवांस कर सकते हैं। वो बड़ा डरते हैं वकीलों से कि कहीं यदि वकील उनकी जो माली हालत है उसको और ना खराब कर दे या उनकी मजबूरी का फायदा ना उठा ले। और जब तक उन्हें न्याय की जानकारी नहीं होगी और अज्ञानता के साए में अपना जीवन जिएंगे, तब तक वो न्याय की जो उच्चतम व्यवस्था है उसका सही मायने में लाभ नहीं उठा पाएंगे। और हम जो ये जस्टिस वर्ड है जिसका मतलब ही होता है जोड़ना, वो लोगों से हम दूर होते जाएंगे, हम उन्हें जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो मोरालिटी का आर्क है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, उसको हमें न्याय की तरफ मोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो अपने आप मुड़ नहीं जाएगा, उसके लिए सामर्थ्य लोगों को, जागरूक लोगों को आगे आना होगा। और संविधान में जो परिभाषित लोगों के अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनसे लोगों को चिर परिचित कराना पड़ेगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, और संविधान में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसको हम किस प्रकार से समाज में क्रियान्वित कर सकते हैं। हालांकि संविधान भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक डायनामिक सब्जेक्ट है। उस समय की परिस्थिति में लोगों द्वारा, हमारे नेताओं द्वारा या जो विचारक थे उनके द्वारा बनाया गया था। लेकिन जब चीजें बदलती हैं, समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो उसके साथ साथ भी कई चीजों को बदलना होता है। लेकिन कुछ मूलभूत जो तत्व होते हैं वो कभी नहीं बदलते, जिनमें से न्याय का एक जो मूल अर्थ है विश्वास और विशुद्धतम शुद्ध रूप, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन इस चीज को सही तरीके से लागू और परिभाषित करने के लिए जो लोग इस क्षेत्र में जुड़े हैं वो लोग और आम जनमानस का जागरूक होना जरूरी है और एक तादात्म्य और समन्वय की जरूरत है। तभी हम मोरालिटी के साथ साथ जो जस्टिस है उसको सही रूपों में हम परिभाषित कर सकते हैं और भारत की जो न्याय की एक व्यवस्था है उसका एक उदाहरण हम समूचे विश्व में दे सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में न्याय के ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे सनातन धर्म में कि लोगों ने अपने निज हितों की परवाह नहीं की, उन्होंने न्याय के लिए अपने हितों का परित्याग कर जिस व्यक्ति के लिए न्याय उचित है उनको दिया। उन्होंने कोई अपने वंश, जाति, परंपरा का भी ध्यान नहीं रखा, उनके लिए सर्वप्रथम था तो न्याय। एक राजा का भी यही कर्तव्य होता है कि वो सत्यनिष्ठ हो, वो न्याय प्रिय हो। उसी तरह एक न्याय मूर्ति का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो सत्यनिष्ठ हो और स्वतंत्र हो। लेकिन लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं और उनमें से जो 3 स्तंभ बहुत ही ज्यादा प्रमुख हैं, जिनमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उनमें कार्यपालिका और विधायिका के भी सदस्यों का ये मानना और जानना जरूरी है कि उनके द्वारा कोई भी कार्य अनैतिक न हो, वो मोरालिटी पे बेस्ड हो। जब वो मोरालिटी पे बेस्ड अपना काम करेंगे तो बहुत कम ऐसे मामले आएंगे समाज में कि लोग अनैतिक आचरणों का पालन करें, क्योंकि लोग अपने आदर्श या जो उच्च पदों पे लोग बैठे हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं। और यदि वो लोग मोरालिटी को ब्रीच कर इमोरल एक्ट का सहारा लेते हैं, देन डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा कि जो मोरालिटी का आर्क जो यूनिवर्सल लॉ पे बेस्ड है और जो यूनिवर्स उसको जस्टिस की तरफ अपनी एक आस रखेगा और उसको बनाए रखने के लिए जो न्याय में उच्च पदों पर बैठे न्यायमूर्ति हैं उनको आगे आना पड़ेगा।
तभी हम अपने देश में न्याय की व्यवस्था को सही तरीके से परिभाषित कर सकते हैं और सनातन धर्म और संस्कृति में जो न्याय की एक उच्चतम परिभाषा है कि वो समाज में विश्वास को पैदा करे, जागरूकता को पैदा करे, सामाजिक व्यवस्था को सही तरीके से बना के रखे कि उसमें राष्ट्र का उत्थान हो, व्यक्ति विशेष का उत्थान हो, समाज का उत्थान हो और समस्त मानव जाति का उत्थान हो। तभी हम सही अर्थों में ये कह सकेंगे कि हम वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं और भारत को महान बनाने की दिशा में हमारा जो प्रयास है वो बहुत ही अग्रणी रहा है। जय हिंद, जय भारत।